नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र और कर्नाटक में धुआंधार प्रचार। कांग्रेस पर किए जोरदार हमले, कहा वायनाड में मुश्किल में है कांग्रेस। शहजादा जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही छोड़ेंगे वायनाड। महाराष्ट्र की इंडी सरकार ने दिखाई थी तुष्टीकरण की मानसिकता। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा जनसभा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में की जनसभाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती और पुलवामा में उमर अब्दुल्ला ने किया प्रचार। चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटका। वरिष्ठ नेता तजिंदर सिंह बिट्टू ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस की कार्यशैली को बताया फैसले की वजह। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेस नेता भाजपा में हुए शामिल। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को सराहा। कहा नए कानून से आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा अभूतपूर्व बदलाव। हाई कोर्ट्स को पत्र लिखकर उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा। हुबली में छात्रा की हत्या मामले में घिरी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। बेंगलुरु में एबीवीपी ने राज्य के गृह मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। भाजपा ने सीएम सिद्धारमैया पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों को किया खारिज। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नए कानून से आपराधिक न्याय प्रणाली में अभूतपूर्व बदलाव होगा। प्रधान न्यायाधीश ने हाई कोर्ट्स को पत्र लिखकर उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को भी कहा है। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक से आयोजित सम्मेलन में सीजीआई ने कहा कि नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और पुलिस, जजों व वकीलों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। Key provisions of the new criminal law would only produce a positive impact if these investments are made as soon as possible. Let us take the example of the timeline prescribed for the completion of trials and the pronouncement of judgments after the judgment is reserved. The BNSS provides that criminal trials must be completed in 3 years and that a judgment must be pronounced within 45 days of it being reserved. This stipulation is a breath of fresh air for addressing the issue of case pendency as well as the rights of the victim and the accused in a criminal case. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी पीड़ित को अनदेखा किया जाना था। बीएनएसएस में ट्रायल और फैसले के लिए टाइमलाइन तय होना एक सुखद बदलाव है। सीजीआई ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ खामियों की बात भी कही। उनका कहना है कि गंभीर और छोटे मोटे अपराधों को एक ही नजरिए से देखा जाता है। नए कानून से इसमें भी बदलाव किया गया है। Summary trial has been made mandatory for petty and less serious offenses. The magisterial system has also been streamlined. One of the problems of our criminal justice administration is that we treat the serious and the petty almost on the same footing. That has to change, which it has changed under the new laws. But the real challenge is about changing mindsets on our part to adapt to the new system. इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना पीएम मोदी ने की है, उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प भी शामिल है। विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उसमें गुलामी के अंशों से मुक्ति, ये दूसरा प्रण है हमारा। ये दूसरा प्रण है जी हमारा। गुलामी का भाव अगर तेजी से हट रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हट रहा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और जब 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू होंगे तो भारत का ये समय और अनमोल बनने वाला है। कानून मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के लाए कानून दंड देने के लिए थे, मोदी जी न्याय के लिए कानून लाए हैं। उनको हमें दंड देना था और नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना, दोनों में फर्क है। उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी?
5 और 5 से ज्यादा आदमी ज्यादा इकट्ठे होंगे तो ये हो जाएगा धारा 145, 144, 145। मतलब आदमियों के इकट्ठे होने से उनको डर था, और आदमियों पे अपराध हो जाए तो कहां ले गए? 376 पीछे ले गए, हम आगे लाए। ध्यान रखना, ये फर्क है। उनके लिए नारी का सम्मान बहुत पीछे ले गए 376 में, और हम आगे लाए। ये भारतीय भाव की धारा है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है। 1 जुलाई से होने जा रहे इन कानूनों में राजद्रोह जैसी धारा को खत्म किया गया है और महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध को लेकर कानून सख्त किए गए हैं। डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकार करने और मुकदमों के तय समय में निपटारे को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बड़े लाभार्थियों में चिकबल्लापुर और कोलार के लोग भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल देश विदेश में उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन नारी शक्ति के आशीर्वाद की वजह से वो हर चुनौती से टकराते हुए चलते जा रहे हैं। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। और भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 26 अप्रैल का इंतजार कर रही है, जब वायनाड में चुनाव होने के बाद उनके लिए एक और सुरक्षित सीट खोजी जा सके। उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा, मानकर चलिए कि वे अब वायनाड भी छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा। केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। और वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये मामला कांग्रेस नेता एक वीडियो से संबंधित है। उन्होंने बेंगलुरु के मतदाताओं से उनके भाई डीके सुरेश को वोट देने की अपील करते समय अपने भाषण में एमसीसी का उल्लंघन किया था। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उनका भाषण आदर्श संहिता का उल्लंघन करता है और चुनावों में रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के राजसमंद में जनसभा की और इससे पहले उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में रोड शो किया।
जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। राम तो हुए ही नहीं, यही तो। और आपको बता दें कि उत्तरी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए वहां का रुख करते हैं। सब देश भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं। आज इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड पैसा लगा रहे हैं। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। तब भारत दुनिया की 11th नंबर की इकोनॉमी था। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। आज भारत फॉलो करने वाला नहीं बल्कि फर्स्ट मूवर हो गया है भारत। और ये चेंज आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ ये 10 ईयर में आया है। और इसका मूल कारण क्या है? इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? ये परिवर्तन किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये परिवर्तन आपके एक वोट ने किया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस के लोग एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बेंगलुरु के लोगों से आप सभी से फिर एक बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाई और बहनों, आप सभी बीते कुछ समय से एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं। लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है, भारत के नागरिकों की सुविधा और समृद्धि है, भारत की ग्लोबल इमेज है। आप ही मोदी का परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं मैं एक साधारण गरीब परिवार से आया हूं, इसलिए जानता हूं कि ईज ऑफ लिविंग क्या होती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या होती है। आज जब भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तब शहरों में रहने वाले गरीब, यहां के मिडिल क्लास, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार आना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। इसके लिए एनडीए सरकार सोशल, फिजिकल और डिजिटल
इन तीनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, पिछले 10 इयर्स में एनडीए सरकार द्वारा शहरों में गरीबों को करीब 1 करोड़ पक्के घर दिए गए। इनमें से 84,000 घर यहां बेंगलुरु में मिले हैं। मिडिल क्लास के लोगों का घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी दी है और ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ऐसा करके हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के 60,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा सेव कराए हैं। गरीब और मिडिल क्लास के घर इनकम्प्लीट न रहे। जो बिल्डर है वो आधा अधूरा छोड़ करके पैसे दबा करके चला न जाए। मध्यम वर्ग के परिवार का सपना टूट न जाए, इसके लिए एनडीए सरकार ने रेरा कानून बनाया। आज बेंगलुरु के भी 3,000 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा के तहत कवर्ड है। उसके कारण जो एग्रीमेंट हुआ है वैसा ही मकान बनाकर देना पड़ता है। जो मटेरियल लिखा है वो ही मटेरियल उपयोग करके देना पड़ता है। आप अपने क्लाइंट को गुमराह नहीं कर सकते, उसको लूट नहीं सकते। ऐसा रेरा कानून आप सब नागरिकों की भलाई के लिए बनाया है। 2014 से पहले आपकी 2 लाख की एनुअल इनकम पर ही इनकम टैक्स लग जाता था। आज आपको 7 लाख रुपीस तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उत्तरी बेंगलुरु से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक में हुबली में एक छात्रा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बेंगलुरु में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हुबली हत्याकांड की पीड़िता पर की गई टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जमकर घेर रही है। भाजपा का कहना है कि ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है, जबकि सीएम इसे लव अफेयर का मामला बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कर्नाटक में हुबली में एक छात्रा की हत्या के इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हुबली हत्याकांड की पीड़िता पर टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास के बाहर यह विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्नाटक के हुबली में हुआ। नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस के काउंसिलर है निरंजन हिरेमठ। वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लव अफेयर का मामला है। मामला कोई भी हो, लेकिन अपराध क्राइम हुआ है। बंगाल सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, जो कार्रवाई करना आवश्यक है वो करते हुए नहीं दिख रही है। तो साफ तौर पर हुबली में हुई हत्या पर लगातार हम देख रहे हैं जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है और तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम काफ़ी दुखद है। और आइए अब हम रुख करते हैं। आपको बता दें कि जिस छात्रा की हत्या हुई उसके
पिताजी हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि हम जिस तरह की में कर्नाटक में जो स्थिति देख रहे हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति ये बनी हुई है। इंसाफ की जब हम बात करते हैं उस ओर, अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? पार्डन साहब जी पार्डन सर जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई अभी तक यहाँ पर हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि साफ तौर पर ये बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। कर्नाटक में अभी तक आपको इंसाफ के लिए कहाँ जाना पड़ा और किस तरह की कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है? तो प्रशासन अपना काम कर रही है। डे वन से थोड़ा सा उन्होंने डे वन से अपने को सपोर्ट किया है और वो टोटली उन्होंने एफआईआर लिया है अभी, और उसके साथ साथ हमने कंप्लेंट भी दर्ज किया हुआ है और उसका हिसाब से वो कार्रवाई किया है। उसको अरेस्ट भी किया है और 3-4 लोगों का और एक्स्ट्रा नाम दिया है। अभी नया नया और आया है, उसको साथ सपोर्टिंग कौन कौन थे, उसके फैमिली मेंबर्स है, उसको भी उन्होंने अभी कस्टडी लिया नहीं है। तो उसका पिताजी भी है, उसका माताजी भी है और उसका बहन भी है निशा करके, और उसके साथ साथ और सारी इसमें ये आया हुआ है जो फेक ये उनको सपोर्ट किया हुआ है, ये आ रहा है ना, वो भी वीडियो भी उनको ये फोटो वगैरह वायरल करके उसको बदनाम करने का देख रहे हैं। जी, तो अभी तक किन किन बिंदुओं पर आगे की कार्रवाई की जा चुकी है, और साफ तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हो चुकी है, आने वाले समय में अभी क्या आगे की कार्रवाई किस तरह से पुलिस की जो रणनीतियां हैं उसके तहत होती हुई नजर आएंगी? क्या धाराएं लगाई गई हैं और आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? क्या आश्वासन आपको दिया गया है? अभी फिलहाल मेरे को कोई धारा का रिपोर्ट नहीं आई है। उसके साथ अभी मैंने अपने को मीडिया वाइज मेरे को एक रिपोर्ट मिली थी कल है को अपना चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ है वो आकस्मिक हुआ है। आप हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नहीं ऐसे ही दुर्घटना जो हुई है, ऐसे ही हादसा जो हुआ है वो जनरली हुआ करके बोल रहे थे। तो वो एक मेरे को बहुत दुख लगा। उसके साथ साथ वो पर्सनल था करके बोल रहे हैं, वो ऐसा कोई पर्सनल नहीं था। उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरा बयान जो है वापस लेके, ऐसा आपको मन में दुख लगा तो मैं वो सॉरी मांगता हूँ करके उन्होंने सॉरी भी बोला है, क्षमा भी मांगा है उसके बाद। जी, लव जिहाद से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये लव जिहाद का जो मामला है वो दिख रहा है और सीएम इसको लेकर कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है, ये लव अफेयर है। आप क्या मानते हैं, ये कौन सा मामला है, किस तरह से कहेंगे इसे? मेरा बेटी कोई उसमें पड़ा नहीं है जी, लव मैटर में, ठीक है। उसके साथ ऐसा उन्होंने जो बोल रहे हैं ना वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं पुलिस इलाका, जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट जारी है वो गलत रिपोर्ट है, क्योंकि वो अगर वो चाहती है तो उसको 101% उसको वो भी घर छोड़ के चले जाती है या उसके साथ शादी कर लेती है या उसे बात के जाती है। उसको जान देने का क्या कारण था? अगर वन साइड लव हुआ ना, ये उसमें भी अगर प्यार करती है तो वो खत्म क्यों होती थी, वो मरती क्यों थी? वो भी घर छोड़ के चले जाती, शादी कर लेती और कुछ कर लेती। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कर्नाटक सरकार जो कि कांग्रेस की है वो आपका साथ नहीं दे रही है और इस तरह की बात कर रही है, जो कि सीएम ने जो बात वहां पर जो अपना वक्तव्य कहा? तो ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ, उनको जो रिपोर्टिंग हो रही है वो गलत हो रही है और उसी बयान के ऊपर वो बयान दे रहे हैं, उनका रिपोर्ट के ऊपर बयान दे रहे हैं। वो सच रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं जा रही है। ऐसा कोई जानकारी हुआ तो सीएम खुद, मैं एक निगम पार्षद हूँ और उनका ही पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी का निगम पार्षद हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते थे ना जी। तो निश्चित तौर पर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे घर का और हमारा बेटी के बारे में मैं खुद बोलता था। हमको मालूम है ना अपने बेटी क्या है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी पीड़ा यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर बहुत ही दयनीय ये स्थिति है और जिस छात्रा की यहाँ पर हत्या की गई है, ऐसे में लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो अपनी बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं एक परिवार को और ज़्यादा तोड़ देती है, क्योंकि लव अफेयर से जोड़कर इसको वहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरा परिवार और उस लड़की ने खुद भुगता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर से